चलिए, वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? सब लोग मजे में हैं। पंकज कुमार, मधेपुरा नरेश, कमाल जी, गौतम गोविंदा जी, मुन्ना जी, शुभम जी, मोहम्मद वलीउल्लाह। चलिए, बहुत अच्छा अच्छा नाम। पुष्पांजलि, अरविंद, सब लोग ठीक है। आशुतोष, निशा, ज्योति, मुन्ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में केमिस्ट्री का पहला टॉपिक चर्चा किए थे। केमिस्ट्री के पहले टॉपिक में पदार्थों की प्रकृति और संरचना के बारे में चर्चा किए थे। आशा और विश्वास से वह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बताए थे पदार्थ को सामान्य तौर पर तीन भाग में बांटते हैं, हालांकि विशेष रूप में दो और भाग में बताए थे प्लाज्मा और बोस एस्टिन कंडेंसेंस। अब उसके बाद बताए थे ठोस, द्रव और गैस, तीनों में रूपांतरण बता दिए थे। ठोस से द्रव में कैसे रूपांतरण होता है, द्रव से गैस में कैसे होता है, फिर गैस से द्रव में कैसे होता है और द्रव से ठोस में कैसे जाता है। लेकिन कभी कभी इनवर्स रिएक्शन भी बता दिए थे कि ठोस से द्रव में होगा तो गलनांक होगा, द्रव से ठोस में आएगा तो हिमांक हो जाएगा, द्रव से गैस में जाएगा तो क्वथनांक या बॉइलिंग कहेंगे, और गैस से यदि द्रव में आएगा तो संघनन कहेंगे। कभी कभी ठोस से सीधे गैस में जाता है तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधे ठोस में जाएगा तो अवसादन हो जाएगा। यहां तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। आशा और विश्वास से पूरा क्लियर हो गया। फिर बताए थे जो तत्व जो होता है उसको तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ को रासायनिक संरचना के आधार पर तीन भाग में बांटे थे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व किसे कहे थे? जिसे दो या दो से अधिक भाग में तोड़ा नहीं जा सकता है। मिश्रण किसे कहते? जो पहले यौगिक किसे कहते? तो निश्चित अनुपात में तत्वों के संयोग को यौगिक कहते हैं, और जहां निश्चित अनुपात नहीं है उसे मिश्रण कहा जाता है। पूरा क्लियर था। बारूद क्या है? सर आज सर अटेंडेंस चेक कर रहे हैं इसीलिए लेट हो गया। बालकृष्ण कुमार जी अटेंडेंस चेक कर रहे थे। किसका अटेंडेंस चेक कर रहे थे भाई? आज एसपी साहब अटेंडेंस चेक कर रहे थे। अच्छा, आज एसपी साहब अटेंडेंस चेक कर रहे थे कि कौन कहां पर है। बालकृष्ण जी आप किस जगह पे हैं बाबू? गुरुजी आज हिस्ट्री का क्लास अपलोड नहीं हुआ है। अच्छा इंद्रजीत जी हम देख लेंगे, हम करवा लेते हैं। हिस्ट्री का क्लास नहीं हुआ है तो हो जाएगा क्लियर। चलिए आ गए हैं हम। निशा, नीतीश कुमार पटेल जी। चलिए अब बातें नहीं, अब काम की बात करें। तो आज हम लोग कुछ मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ यौगिक। आप लोग को बताए थे यौगिक वाला टॉपिक पढ़ लिए होंगे। यौगिक का नाम याद रखेंगे, रासायनिक सूत्र याद रखेंगे, और उसको साधारण नाम क्या है, मार्केट का नाम क्या है उसको याद करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, तो अमोनियम क्लोराइड और नौसादर। जिस तरह हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, तो कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और कास्टिक पोटास क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। हम लोग कहते हैं चिली साल्ट पीटर, और एक कहते हैं साल्ट पीटर। अब पोटासियम नाइट्रेट होगा तो साल्ट पीटर होगा, सोडियम नाइट्रेट होगा तो चिली साल्ट पीटर। हम लोग कहते हैं बोरेक्स मतलब सुहागा, बोरेक्स या सुहागा। हम लोग कहते हैं हरा कशिश मतलब क्या हुआ? फेरस, और हरा कशिश में आएगा फेरस। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, यदि नीला कशिश होगा तो हो जाएगा कॉपर सल्फेट नीला कशिश, फेरस सल्फेट हो जाएगा हरा कशिश, और श्वेत कशिश में आ जाएगा जिंक सल्फेट। इप्सम साल्ट, जिप्सम साल्ट, क्लियर। इप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट और जिप्सम साल्ट कैल्शियम सल्फेट। ये सब हम लोग चर्चा करेंगे आज के क्लास में, क्लियर। चलिए हैदर बाबू आप भी आगे। जितेंद्र वर्णवाल जी आपका यही क्वेश्चन सुबह वाले बैच में भी आ रहा था कि ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी ले रहे थे। ऑफलाइन क्लास थोड़ा सा और धैर्य रखेंगे, जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आता है तो ऑफलाइन क्लास अभी नहीं स्टार्ट होने वाली है। बहुत जल्दी सरकार भी आदेश दे देगी तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आइए तो अब जरा सा हम लोग देख भैया, बिहार पुलिस का यहाँ पर बैच लगा हुआ था। बिहार पुलिस के बैच के बारे में जानकारी हो गया होगा। अब जरा सा मिश्रण के बारे में जानकारी लेते हैं। मिश्रण क्या है और मिश्रण को कितने तरीके से साधारणतः अलग किया जा सकता है। नीरज बाबू
ध्यान से सुनिएगा, बसंत बाबू सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मिश्रण में बताए थे, यौगिक में क्या था, निश्चित अनुपात था। यौगिक में क्या था, निश्चित अनुपात था। और मिश्रण में क्या है, मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता है। मिश्रण को अलग करने की कई विधि, जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी, 5 विधि प्रमुख रूप में याद रखेंगे। फिर से एक बार लें, आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, वर्ण लेखन विधि और रवाकरण विधि या क्रिस्टलन विधि, क्रिस्टलाइजेशन। 5 में आपको 4 चीज से बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे आसवन विधि के द्वारा किसका शुद्धिकरण किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किसका शुद्धिकरण किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किसका शुद्धिकरण किया जाता है और वर्ण लेखन विधि के द्वारा किसका शुद्धिकरण किया जाता है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आसवन विधि, तो आसवन विधि में चर्चा करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, एक बार रिकॉल करा देते हैं, बहुत अच्छी बात जीतू जी, लक्ष्मी जी, चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद। विपिन बिहारी, आज मेरा बीटीएससी रिजल्ट में काउंसलिंग था, चलिए काउंसलिंग का डेट दिया है गुरुजी, चलिए एग्जाम अच्छा जाए, ईश्वर करे कि आप लोग जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी लोग ईमानदार बच्चे हैं और मेहनत कश हैं, आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आइए बाबू ध्यान से सुनिएगा, अनुपमा मधुकर, आलोक बाबू, रवि बाबू, यहां पर हमने कहा मिश्रण को शुद्ध करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका मिश्रण, तो केवल लिक्विड मिश्रण, केवल द्रव का मिश्रण। अब द्रव के उस मिश्रण जिसका बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्वथनांक बिंदु में, या बिंदु दोबारा लिखा गया है, क्वथनांक बिंदु में अंतर बहुत ही अधिक होता है। तो क्वेश्चन पूछता है क्वथनांक बिंदु क्या है, तो 3 चीज याद करवाए हुए हैं, ज्योग्राफी में भी बताते हैं। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बीपी क्या है, एफपी क्या है, एमपी क्या है। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तीनों ही याद करना है। हम लोग जल से ले लेंगे, जल से ही हम लोग निश्चित रूप से जल से निकालेंगे। बीपी मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में कहेंगे क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक या द्रवनांक बिंदु। क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, अमित कुमार, अच्छे लाल जी, बहुत अच्छा नाम है, अच्छे लाल जी, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई ठोस लेते हैं, मान लिया जाए यह बर्फ है, यह बर्फ है, ठोस है, तो बर्फ का द्रव में बदलना, पानी में बदलना और पानी का गैस में या जल वाष्प में बदलना, इसी से हम लोग का सारा क्लियर हो जाएगा। वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर कोई द्रव क्या होता है, गैस अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तीनों चीज यहां क्लियर हो गया। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है गौतम गोविंदा जी, पानी में नमक मिलाने से गलनांक घटता है या हिमांक घटता है। गलनांक और गलनांक हिमांक से
अंतर है, गलनांक घट जाता है, गलनांक घट जाता है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि बर्फ का पानी में बदलना क्वथनांक न कहल के क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। पानी का जलवाष्प में बदलना क्या कहेंगे, क्वथनांक। और पानी का बर्फ में बदलना क्या कहेंगे, हिमांक। तीन क्लियर। अब क्वेश्चन जल से ले लेते हैं, जल का ले लेते हैं तो जल से ही याद होंगे। पानी का, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का गलनांक बिंदु भी इतना ही होता है, जल का गलनांक बिंदु भी इतना ही होता है। लेकिन क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में हमने देखा है, अब डिग्री सेल्सियस को आपको यदि केल्विन में बदल दे, केल्विन में बोल दे तो क्या कहेंगे बाबू, केल्विन में बदल दे तो केल्विन में, चूंकि हम लोग को पता है तापमान का ऐसा पद्धति मात्रक केल्विन होता है, जबकि व्यवहारिक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। अब यदि क्वेश्चन पूछेगा केल्विन में कितना होगा, तो यहां पर दे देते हैं केल्विन में 273 केल्विन होगा, 273 केल्विन होगा और 373 केल्विन होगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि 0 केल्विन, 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन या 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब दिक्कत हो जी सेल्सियस को केल्विन में हमको तोड़ना है, तो हमने फिजिक्स में बताए थे कि वही फॉर्मूला याद रखेंगे, C/5 बराबर K माइनस 273/5, 5 से 5 कट गया, तो C में केल्विन में अंतर कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा, K माइनस C बराबर कितना हो जाएगा, 273। यदि C का मान 0 रखेंगे तो K का मान कितना हो जाएगा, 273। C का मान 100 रखेंगे तो K का मान कितना हो जाएगा, माइनस इधर ले जाएंगे तो माइनस, पहले 273 प्लस 100 बराबर 373 केल्विन हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा अनुपमा जी। अब आपका क्वेश्चन बन रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ जितना चीज बताया है सब लिखा हुआ। क्वथनांक बिंदु क्या है भाई, तो क्वथनांक बिंदु वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर कोई द्रव द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, 200 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन या 80 रोमर होता है। चारों स्केल पर हमने यहाँ पर बता दिया था, चारों स्केल पर बता दिया था कुमार आलोक जी। हिमांक बिंदु बताए थे, फ्रीजिंग पॉइंट वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर कोई द्रव द्रव अवस्था को छोड़कर ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसे कहेंगे हिमांक बिंदु। 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन या 0 रोमर होता है। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु किसे कहे थे, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक या द्रवनांक एक ही चीज है। हमने कहा था फ्रीजिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस होता है। बाप रे बाप, इके कह दिया मिथिलेश जी, आप बता रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट है तो दिक्कत है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, सर आज प्रीवियस ईयर मैथ का क्लास टाइमिंग 23:53 PM लिखा गया है, तो क्या आज क्लास इस टाइम पे है, उचित जानकारी दें। अब पिंटू जी 23:53 PM, 23:53 PM तो अच्छा हम जानकारी लेते हैं, 23:53 PM लिखा गया है, तो इस टाइम में क्लास हो सकता है 23:53। आज का मैथ का प्रीवियस ईयर का टाइमिंग है 23:53 PM, तो क्या आज 23:53 मतलब रात के 11:53, रात के 11:53। और जरा सा जानकारी दे दीजिएगा कि आज का हिस्ट्री का क्लास अपलोड नहीं हुआ है, सुबह में मॉर्निंग में जो मेडिवल हिस्ट्री का क्लास हुआ है वो अपलोड नहीं हुआ है। और तीसरी बात, पॉलिटी वाला लास्ट पेज अपलोड नहीं है, क्योंकि एक बार वो बताए थे पॉलिटी वाला लास्ट पेज अपलोड नहीं है। टाइम चेंज कर दीजिए ना पहले। चलिए अब देखो, अब ये शाम वाला टाइम कैसे चेंज हो सकता है, सुबह से तो क्लास ही रहता है, 2 बजे तक क्लास ही फ्री रहते हैं। कल से बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग की जानकारी के लिए, जितने भी NTPC ग्रुप डी वाले हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, सब लोग 2 मिनट का समय लेंगे, सब लोग सुनिएगा।
एनटीपीसी ग्रुप डी में आप लोगों का फिजिक्स क्लियर हुआ है, हिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी हो चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाकी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास कल से 4 बजे होगा। तो कल एनटीपीसी ग्रुप डी वाले, रेलवे वाले जितने भी हैं, उनका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास 4 बजे से 5 बजे तक होगा, और 5:10 से लेकर 6:10 तक केमिस्ट्री का क्लास होगा। 5:10 से लेकर 6:10 तक केमिस्ट्री का क्लास होगा। मतलब कल से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन छूटा हुआ है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी सेक्शन इधर क्लियर हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन और केमिस्ट्री का सेक्शन दोनों साथ साथ चलेगा, क्लियर। और सारे, चूंकि बिहार पुलिस का कल से बैच हो रहा है, तो बिहार पुलिस का जो ज्योग्राफी है काफी बेहतरीन ढंग से, और आप लोग का भी बेहतरीन ढंग से, दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो समय पर भी समाप्त होगा और मजेदार तरीके से समाप्त होगा। आइए क्वेश्चन पूछेगा इंद्रजीत जी, ध्यान से सुनिएगा। सोनू जी, सब लोग ध्यान से। गलनांक या गलनांक कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। गलनांक कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। न्यूनतम व न्यूनतम तापमान, जिस तापमान पर कोई ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था बदल जाता है, ठोस अवस्था को छोड़कर द्रव अवस्था बदल जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? गलनांक। अब क्वेश्चन पूछेगा कि गलनांक बिंदु जल का कितना होता है, तो जल का गलनांक बिंदु और हिमांक बिंदु दोनों ही एक समान होता है। जल का गलनांक और हिमांक बिंदु दोनों ही एक समान होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि से होता है। यहां पर 2 क्वेश्चन बड़ी पूछता है, बताते हैं। समुद्री जल का शुद्धिकरण, सब लिख लीजिएगा। समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि। दूसरा, समुद्री जल से नमक की प्राप्ति वाष्पीकरण विधि। तीसरा, समुद्री जल का पीने योग्य पानी में परिवर्तन क्लोरीनीकरण विधि। तीनों चीज खूब पूछता है। एक, समुद्री जल का शुद्धिकरण होगा आसवन विधि। दूसरा, समुद्री जल से नमक बनाना वाष्पीकरण विधि। और समुद्री जल को पीने योग्य पानी में परिवर्तन करना क्लोरीनीकरण के द्वारा। तीनों ही क्वेश्चन बड़ी सुंदर है। परम शून्य तापमान क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मिथिलेश जी, 4 डिग्री वाले सेल्सियस, बहुत कंफ्यूज होते हैं माही औरंगाबाद। यहां पर 3 क्वेश्चन आप लोग का आया है, बहुत अच्छा चीज है। अब देखो यहां पर परम शून्य तापमान, वह न्यूनतम तापमान जहां पर जो केवल सैद्धांतिक तापमान है, जहां पर किसी वस्तु का तापमान को नहीं लाया जा सकता, उसे परम शून्य तापमान कहते हैं। फिर से सुनिएगा, माही, ध्यान से सुनिएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य तापमान, हम लोग फिजिक्स में भी चर्चा किए थे। सैद्धांतिक न्यूनतम तापमान, सैद्धांतिक न्यूनतम तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा, सैद्धांतिक न्यूनतम तापमान परम शून्य तापमान है जहां तक किसी वस्तु के तापमान को नहीं लाया जा सकता है। जैसा हम लोग जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो उष्मागतिकी का नियम बताए थे, उसमें बताए थे उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण, दूसरा नियम उष्मा के प्रवाह, और तीसरा नियम में था कि परम शून्य तापमान तक किसी वस्तु के तापमान को नहीं लाया जा सकता है। अब क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्वेश्चन पूछ दे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है भाई, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का डेंसिटी, घनत्व सर्वाधिक होता है और आयतन, वॉल्यूम न्यूनतम होता है।
फिर क्वेश्चन पूछेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व न्यूनतम होता है और आयतन सर्वाधिक होता है। आयतन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछेगा समुद्री जल में लवणता के कारण उसका घनत्व बहुत ज्यादा है। समुद्री जल में लवणता आया कहां से? तो नदी नाले से आया। नदी में लवण कहां से आया? तो समुद्री जल के लवणता का मुख्य स्रोत धरातलीय चट्टान कहा जाता है। धरातलीय चट्टान से प्रवाहित नदी उस घुलनशील लवण को अपने जल में घोलीकरण प्रक्रिया के द्वारा घोलकर समुद्र में गिरा देती है। क्लियर। समुद्र को सर्वाधिक अस्थायी इकोसिस्टम कहा जाता है क्योंकि समुद्री जल का पूरी तरह से वाष्पीकरण नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार का लवण घुला हुआ रहता है। अब चलते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। पुरुषोत्तम जी अब क्वेश्चन पूछता है कि समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि से? यहां लिखा हुआ समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से। आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किए गए जल को आशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। और जब ये डिस्टिल्ड वाटर होता तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। जब ये पीएच मान 7 होगा तो उदासीन प्रकृति का होगा। और जब ये पीएच मान 7 होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का वो कुचालक होगा। विद्युत धारा का कुचालक होगा। पीएच मान 7। लेकिन जैसे उसमें एसिड, बेस या साल्ट मिला देंगे तो वह विद्युत धारा का कुचालक के बदले सुचालक हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वर्षा जल भी शुद्ध जल कहा जाता है। अब आपको क्वेश्चन पूछ दे कि शुद्ध जल कौन सा होता है? ध्यान से सुनिएगा। या जल का शुद्ध रूप, जल का शुद्धतम रूप तो दोनों होगा। ये भी होगा वर्षा का जल भी, वर्षा का जल, और दूसरा आशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर। दोनों ही इसका उत्तर होगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों में से एक ही उत्तर रहेगा, या आपको दोनों दे देते, आपको दो दे देते। क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्षा का जल को भी शुद्ध जल कहते हैं क्योंकि इसका मान भी पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान 7 होता है। इसका भी पीएच मान 7 होता है। और समुद्री जल को आसवन विधि के द्वारा जब जल का शुद्धिकरण किया गया, आसवन विधि के द्वारा जब जल का शुद्धिकरण किया गया तो उसका भी पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। जब ये 7 होगा तो डिस्टिल्ड वाटर होगा। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि भारी जल D2O, भारी जल या D2O या साधारण जल के तुलना में इसका डेंसिटी, इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। साधारण जल के तुलना में भारी जल में क्या है? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भाई? ड्यूटेरियम है, H12 लिख दिए। और साधारण जल में क्या है? H11 है। साधारण जल में क्या है? H11 है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप H11, H12 और H13। इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, इसे कहते हैं ट्राइटियम। अब ड्यूटेरियम का प्रयोग D2O भारी जल या गुरुत्व जल बनाने में। ट्राइटियम क्या है? तो सबसे हल्का रेडियो समस्थानिक है। सबसे हल्का रेडियो समस्थानिक तत्व ट्राइटियम है जो प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इतना क्लियर। अब चलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। तो प्रभाजी यहां पर लिखा हुआ वर्षा के जल को भी शुद्ध जल कहा जाता है। प्रभाजी आसवन विधि, ध्यान से सुनिएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब क्वेश्चन पूछेगा वर्षा कैसे होता है? कोई बात नहीं, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे वहां पर वर्षा कैसे होता है, वर्षा कितने प्रकार का होता है, बादल कैसे बनता है, सबकी चर्चा करेंगे। प्रभाजी आसवन विधि, तो आसवन विधि में बताए थे उस द्रव का शुद्धिकरण किया जाता है जिसके क्वथनांक बिंदु में अंतर बहुत ज्यादा होता है। और इसमें क्या होगा? उस द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक बिंदु में अंतर बहुत कम होता है। एक लाइन याद रखेंगे कि पृथ्वी के अंदर से, भूगर्भ से जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है और पेट्रोलियम पदार्थ हमने कहा उसको प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। किरोसिन तेल में, डीजल में, पेट्रोल में, पैराफिन मोम में।
तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण किया जाता है। सबसे घटिया हो गया किरोसिन तेल, सबसे उच्च हो गया। हम लोग यदि एरोप्लेन में देखे होंगे तो एरोप्लेन में प्रणोदक प्रोपेलेंट होता है, प्रोपेलेंट द्रव प्रोपेलेंट या गैस ठोस प्रोपेलेंट, दो प्रकार के प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है, उसे कहते हैं प्रणोदक। रॉकेट ईंधन को क्या कहते हैं? प्रणोदक। वो भी एक पेट्रोलियम पदार्थ का ही रूपांतरित रूप है। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उसका शुद्धिकरण किया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, एक बाबू सौरभ जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बैटरी में कौन सा वाटर दिया जाता है? रे भैया, बैटरी में वाटर नहीं दिया जाता है, बैटरी में एसिड दिया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। तनु मतलब डेल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया जाता है, उसे बैटरी का पानी कहा जाता है। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछेगा, दिनेश मारांडी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर जी ऑक्सीजन लिखा है, O2 लिखा है, शुष्क बर्फ। गलत है, CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। पीएच क्या होता है? पॉइंटेज ऑफ हाइड्रोजन। किसी विलियन में हाइड्रोजन के भार को पॉइंटेज ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। पीएच वैल्यू जिसकी खोज किया था सोरेनसन के द्वारा। खोज कौन किया था? सोरेनसन। जो 0 से लेकर 14 अंक तक निर्धारण होता है। यदि 7 से नीचे है तो एसिडिक, 7 से ऊपर है तो बेसिक, और 7 है तो न्यूट्रल होता है। क्लियर? चलो, जितेंद्र मुखिया जी का क्वेश्चन था। चलिए मुखिया जी, अब देखो प्रभाजी आसवन विधि, ध्यान सुनिएगा। प्रभाजी आसवन विधि उस द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक में अंतर बहुत ही कम होता है। क्वथनांक में अंतर बहुत ही कम होता है। जल प्राप्त किया जाता है धरती के अंदर से, उसे भी पीने योग्य बनाने के लिए क्लोरीनीकरण की ही किया जाता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब देखो पुरुषोत्तम जी का क्वेश्चन है कि धरती से जो जल प्राप्त किया जाता है उसको क्लोरीनीकरण के द्वारा शुद्ध किया जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में चापाकल होगा, क्या आप क्लोरीनीकरण करते हैं? क्लोरीनीकरण आप करके पानी पीते हैं? नहीं पीते हैं। चापाकल चूंकि धरती से प्राप्त है। अब क्लोरीनीकरण किस जल को किया जाएगा? तो क्लोरीनीकरण के लिए कहा जाता है जीवाणु रहित जल बनाने के लिए, जीवाणु रहित या कीटाणु रहित जल बनाने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन में भी खासकर ब्लीचिंग पाउडर मिलाए जाते हैं, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर स्टेशन, रेलवे स्टेशन या कहीं भी सरकारी सार्वजनिक स्थल पर जाएंगे तो वहां पर पीने वाला जो पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर, थोड़ा सा स्मेल करता है, बदबू देता है। क्यों? क्योंकि उस पानी में क्या मिलाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलाया हुआ रहता है, जिसके कारण वो पीने योग्य बनता है। पीने योग्य पानी बनाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए क्लोरीनीकरण किया जाता है, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलाया जाता है। क्लियर? सबाना खातून जी, क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, AgL और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड AgO, AgL और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड AgO, क्या क्या हुआ बाबू? अब देखो क्वेश्चन पूछेगा क्लोरीनीकरण क्या होता है, वही बता दिए थे। क्लोरीनीकरण, समुद्र में 4 डिग्री वाला बर्फ जम जाता है, वो वाला बता दीजिए। अब देखो तालाब के जल को शुद्धिकरण को क्या कहेंगे? तालाब के जल को शुद्धिकरण भी क्लोरीनीकरण ही कहा जाएगा। तालाब जल को शुद्धिकरण भी क्या कहेंगे? क्लोरीनीकरण कहा जाएगा। हो गया? और क्वेश्चन, बलून में एयर ठंडा है, ओपन पर फट जाती है। बाबू ये तो रुद्धोष्म प्रक्रिया है। क्या भाई? रुद्धोष्म एडियाबेटिक प्रोसेस है। हो गया? और कोई? अब सिकरी बाल अंकित जी ने कहा कि सर जी 20 रुपया वाला जो पानी का बोतल लेते हैं वो मिनरल साल्ट होता है, मिनरल वाटर कहते हैं, मिनरल वाटर। उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज घुले हुए रहते हैं, जितने भी पोषक पदार्थ है उसको भी घुलनशील। जो एक्वा गार्ड लगाते हैं हम लोग, या केंट लगाते हो, या कोई भी कंपनी का लगाते हो, उसमें मिनरल वाटर रहता है। उसमें देखे होंगे कभी पूरा खोलता है तो प्यूरिफिकेशन के लिए यूवी पाइप रहता है, यूवी सिलेंडर रहता है उसमें, और एक मिनरल सिलेंडर रहता है। सारा चीज उसमें पानी में घुलता रहता है और पानी पीने योग्य बनता रहता है। आइए, जल का अस्थायी कठोरता का मतलब चंदन जी ने सब कुछ अब ये पढ़ लीजिएगा। बाप रे बाप, जल का अस्थायी कठोरता का मतलब हो गया कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोरेट, सल्फेट और नाइट्रेट घुला हुआ है। और अस्थायी कठोरता का मतलब होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हुए हैं। धैर्य रखेंगे, सब कुछ केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, आप धैर्य तो रखेंगे पहले। हो गया? प्रभाजी आसवन विधि, ध्यान से सुनिएगा। प्रभाजी आसवन विधि में
उस द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसका हिमांक बिंदु में अंतर बहुत कम होता है। और बताए थे पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण, पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण किसके लिए किया जाता है भाई? तो पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। अब क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है, एक बड़ी सुंदर क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी पिंटू कुमार शर्मा जी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सम्मानजनक क्वेश्चन है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें अभी एसिड बेस और साल्ट पढ़ेंगे कि अभी पदार्थों की प्रकृति और संरचना पढ़ेंगे? धैर्य रखेंगे, आपके सारे प्रश्न बताएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। अब एक क्लास है होल केमिस्ट्री कैसे बताया जा सकता है, आप जिस शख्स के साथ जुड़े हुए हो उसमें निश्चित रूप से माँ सरस्वती का आराध्य है प्रदीप कुमार, माँ सरस्वती का आराध्य है। मैं माँ सरस्वती को धर्म में बहुत आस्था रखता हूँ और किसी भी धर्म में जो लोग जिस धर्म को मानते हैं अपने अपने धर्म में आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए, क्योंकि विश्वास बहुत ही बड़ी कीमत होती है, बहुत बड़ी संपत्ति होती है। दूसरी बात कि आप एक ही शिक्षक से केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको अंतर नहीं होने देते हैं कि ज्योग्राफी से बढ़िया केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से बढ़िया ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से बढ़िया पॉलिटी है, पॉलिटी से बढ़िया फिजिक्स है। ऐसा इसीलिए क्योंकि समरसता का भाव लेते हैं, सामाजिक समरसता का भाव लिए हुए। समाज में जिस तरह से अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में क्या है, समता या समानता का अधिकार है, तो मेरे नजर में भी जीके जीएस का जितने भी सेगमेंट है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो और हिस्ट्री हो, सामाजिक समरसता का भाव, सब पर एक समान ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा विक्की कुमार, ठोस का गैस में बदलना, बेवकूफ बड़ा क्वेश्चन है। ठोस का गैस में बदलना 25 बार क्वेश्चन किए होंगे। ठोस का गैस से बदलना, ऊर्ध्वपातन गैस का ठोस से बदलना, अब साधन विधि, धैर्य रखेंगे। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, हाँ उनका क्वेश्चन था कि जो क्वेश्चन था वो बता देते हैं कि सर जी बताइए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका पीएच वैल्यू होता है, पॉइंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है 0.15 से 1.5, एवरेज होता है 1, औसत कितना होता है 1, 0.1 से 1.5। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। क्योंकि जब पीएच वैल्यू की चर्चा करेंगे तो 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक पीएच मान होता है, जिसमें 7 को न्यूट्रल कहा गया है। तो यहां पर बांट देते हैं, क्या क्या बांटते हैं भाई, तो 3.5 यहां कर देते हैं 10.5, मतलब 3.5 से 7 तक क्या हुआ, जो 3.5 से 7 तक क्या हुआ, वीक या कमजोर अम्ल कहा जाता है, कमजोर अम्ल वीक एसिड कहा जाता है। और 3.5 से 0 में कहते हैं प्रबल अम्ल कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। उसी तरह से 7 से 10.5 में क्या होगा, कमजोर क्षार कहलाएगा, और 10.5 से 14 कहलाएगा प्रबल क्षार कहलाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, यह जो HCl है, यह HCl कहां से निकलता है, तो अमाशय में। HCl कहां से निकलता, अमाशय में। क्वेश्चन पूछेगा HCl अमाशय के पेप्टिक ग्लैंड, अमाशय के पेप्टिक ग्लैंड, या इसे ही कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो 0.5 से 1.5। यदि साधारण तो जाएंगे, यदि यहां पर हाथ पर यदि HCl गिरा देंगे तो HCl क्या करेगा, हाथ में हड्डी मांसपेशी को गलाकर नीचे से गिर जाएगा। लेकिन हमारे आंत, इंटेस्टाइन, न कह के आंत, न कह के अमाशय कहेंगे, हमारे अमाशय जिसको पेट कहते हैं, हमारे अमाशय के आंतरिक दीवार में क्या है, म्यूकस की एक झिल्ली पाई जाती है। म्यूकस की एक झिल्ली क्या करता है, नॉन इन्फेक्टेड कर देता है। म्यूकस की झिल्ली पाई जाती है जो या HCl के प्रभाव से अमाशय को डिस्कनेक्ट करता है और हमारा अमाशय सुरक्षित रहता है, हमारा अमाशय सुरक्षित रखता है। लेकिन हमारे अमाशय में जो भोजन लेते हैं
वह चाहे चिकन हो, मटन हो या फिश हो, ईग हो या सामान्य हरे साग सब्जी रहते हैं, उसको गलाने का काम करता है और तब जाकर लिक्विड फॉर्म में बदलकर इंटेस्टाइन आंत की ओर भेजता है। पहले छोटी आंत, तब जाकर बड़ी आंत, और बड़ी आंत में, छोटी आंत में ही भोजन में जो महत्वपूर्ण चीज है उसको ब्लड में मिला दिया जाता है और अवशिष्ट या अनडाइजेस्ट फूड को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां पानी का अवशोषण करके ठोस, अर्ध ठोस में बदलकर मल के रूप में सही से बाहर निकाल देते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पर पीएच मान हो गया। क्वेश्चन पूछता है, बिहार दरोगा में आया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसे क्या कहेंगे? पीएच मान 14 होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा विकास पाठक जी, ऊर्ध्वपातन विधि से क्या होगा? तो इस विधि के द्वारा उस द्रव के मिश्रण को या उस ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है जो क्या होता है बाबू? उष्मा देने पर बिना द्रव अवस्था में बदले ही गैस अवस्था में बदल जाता है, या उष्मा निकाल देने पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है। इसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे। द्रव अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अवसादन विधि कहेंगे। अवसादन को क्या कहेंगे? अवसादन, सेडिमेंटेशन विधि। और गैस से, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन विधि कहेंगे। एग्जाम्पल याद रखेंगे, सभी एग्जाम्पल इसमें याद रखेंगे। क्या है भाई? कपूर है, ध्यान सुनिएगा, कपूर है, आयोडीन है, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, नौसादर जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ही शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। सैलिसिलिक एसिड है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, यह सभी क्या है? तो ऊर्ध्वपातन विधि है। ऊर्ध्वपातन विधि से इसमें अलग किया जा सकता है। एक बार फिर से ले, कौन कौन बताए? तो कपूर बताए, नौसादर बताए, एंथ्रासीन बताए, अमोनियम क्लोराइड बताए, वही नौसादर हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मर्क्यूरी क्लोराइड, ये सभी ऊर्ध्वपात पदार्थ हैं। ये सभी क्या है? ऊर्ध्वपात पदार्थ है। अब यहां पर विधि बता दिए थे, या कई बार बता भी दिए हैं कि देख भैया, यदि ठोस से गैस में बदला, ठोस से सीधे गैस में बदला तो सब्लिमेशन होगा, ऊर्ध्वपातन होगा। ठोस से सीधे गैस में बदला, सब्लिमेशन होगा। गैस से सीधे ठोस में बदला, डिपोजिशन या अवसादन विधि होगा। ठोस से द्रव में बदला, मेल्टिंग कहलाएगा। और द्रव से ठोस में बदला, फ्रीजिंग कहलाएगा। द्रव से गैस में बदलेगा, क्या कहेंगे? इवेपोरेशन या बॉइलिंग कहलाएंगे। गैस से ठोस में बदलेगा, कंडेंसेशन कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछेगा क्रिस्टलन विधि। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टलन विधि से किस पदार्थ के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो क्रिस्टलन विधि से किस पदार्थ के मिश्रण को अलग किया जाता है? क्रिस्टलन विधि से अकार्बनिक पदार्थ में उपस्थित, ध्यान सुनो, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उपस्थित अशुद्धि को अलग किया जाता है। अकार्बनिक पदार्थ में उपस्थित अशुद्धि को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। इस विधि से मुख्य रूप से ठोस, ध्यान से सुनिएगा, इस विधि से मुख्य रूप से ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट बना, इस विधि का प्रयोग समुद्री जल से जो नमक एवं नमक प्राप्त होता है, नमक को शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। 1 मिनट, एक कॉल है।
चलिए, तो हम लोग एक आ गया था नहीं, तो हम लोग चर्चा किए थे क्रिस्टलन विधि से उस ठोस के मिश्रण और कार्बनिक पदार्थ या ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि से समुद्री जल से जो नमक प्राप्त होता है उस नमक को शुद्ध करने के लिए इसी विधि का क्रिस्टलन विधि का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा कॉपर सल्फेट होगा, कॉपर सल्फेट को क्या कहते? नीला कशिश। हरा कशिश क्या बताए थे? फेरस सल्फेट। जिंक सल्फेट को क्या बताए थे? उजला कशिश। तो कॉपर सल्फेट से कॉपर का शुद्धिकरण या जिंक सल्फेट, अब देखो कॉपर सल्फेट को क्या कहेंगे बाबू, ध्यान से सुनिएगा, कॉपर सल्फेट को क्या कहेंगे? नीला कशिश। जिंक सल्फेट को क्या कहेंगे? उजला कशिश। जस्ता प्राप्त करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। वर्णलेखन विधि क्वेश्चन पूछेगा। क्रोमेटोग्राफी, इस विधि के द्वारा प्राकृतिक रंग बताए थे, रंग को 3 भाग में बांटे थे, प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग। प्राकृतिक रंग को प्राथमिक रंग कहेंगे थे, प्राकृतिक रंग यदि प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग। प्राथमिक रंग में 3, द्वितीयक रंग में 3 और पूरक रंग में 1 बताए थे, श्वेत कलर। अब क्वेश्चन पूछेगा वर्णलेखन विधि से किसको अलग किया जाता है? तो प्राकृतिक रंग के विभिन्न घटक को अलग करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा स्याही के विभिन्न घटक या हरी सब्जी से रंग को प्राप्त करना। यदि मिथिला पेंटिंग में आप नाम सुने होंगे, मिथिला पेंटिंग में जो प्रकृति चीज है उससे कलर तैयार किया जाता है। किस विधि से? क्रोमेटोग्राफी से। वर्णलेखन विधि से मिश्रण को अलग किया जाता है। ये था मिश्रण को अलग करने की विभिन्न विधियां। अब जो कुछ आप लोग को यहां पर दिया हुआ है, कुछ पहले भी क्लास में चर्चा कर दिए थे कि इसको बाबू आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। याद करना बहुत आसान है, बस आप दिमाग पर जोर देंगे याद हो जाएगा। याद करना बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार बोल देते हम, आपको आसान हो जाएगा याद करने में। यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक भी आया है जिसमें भी जितने क्वेश्चन पूछेगा मुन्ना जी, सारा क्वेश्चन इसमें रहता है। अब देखो क्वेश्चन पूछा नीला कशिश को ही नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। हरा कशिश को हरा थोथा या ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है फेरस सल्फेट को। और उजला कशिश या श्वेत कशिश कहते हैं, हम लोग को जिंक सल्फेट कहा जाता है। क्लियर? अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कुछ नाम पूछता है, सबका याद है। व्यापारिक नाम मतलब कॉमर्शियल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है और रासायनिक सूत्र क्या है। करीब 10, 20, 25 को याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 10, 20, 50 को याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे एक बार बोल देते हैं, बहुत आसान चीज है। साधारण नमक कहते हैं सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl सबको पता है। बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, बाइकार्बोनेट। NaHCO3 धोबन सोडा, वॉशिंग सोडा कहा जाता है, वॉशिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट न कह के सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, यदि 10H2O जुड़ा रहेगा तो कहेंगे इसे वॉशिंग सोडा, लेकिन 10H2O नहीं रहेगा, Na2CO3 रहेगा, Na2CO3 रहेगा तो उसे के सोडा एस कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोडा एस कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा, यहां सोडा एस बताए, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, इसमें क्या है? तो एक बाल्टी जल नहीं है, एक बाल्टी जल नहीं है, एक बाल्टी जल नहीं है तो जल नहीं है तो सोडा एस, जल नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस, और जल है तो एक बाल्टी जल है तो आपको कपड़ा धोने के लिए बाध्य हो जाएंगे आप। तो जब Na2CO3 इंटू 10H2O रहेगा, बाइकार्बोनेट न कहेंगे, कार्बोनेट कहेंगे, वॉशिंग सोडा। आज इसमें Na2CO3 केवल रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? सोडा एस कहा जाएगा, सोडा एस कहा जाएगा। हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कास्टिक सोडा, ध्यान सुनिएगा, कास्टिक सोडा, चिली साल्टपीटर, कास्टिक सोडा को क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका प्रयोग कठोर साबुन बनाने में या कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में किया जाता है। अब देखो कास्टिक सोडा, ध्यान से सुनिएगा, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास दोनों में आपको थोड़ा सा अंतर याद करेंगे। कास्टिक सोडा को
का प्रयोग किया जाता है कठोर साबुन या कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने के लिए किया जाता है। और पोटासियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास का प्रयोग नहाने वाला बाथ सोप जिसे मुलायम साबुन कहा जाता है, मुलायम साबुन बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा चिली साल्टपीटर, हाँ यह सूत्र भी याद करना, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होगा तो सोडियम नाइट्रेट चिली साल्टपीटर। लेकिन यदि यहाँ पर KNO3 रहता, यहाँ पर हो जाएगा KNO3 तो कहेंगे पोटासियम नाइट्रेट, केवल साल्टपीटर कहेंगे, केवल क्या कहेंगे साल्ट पीटर कहा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, चिली साल्टपीटर होगा सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट, लेकिन केवल साल्ट पीटर होगा तो पोटासियम नाइट्रेट, साल्ट पीटर होगा तो पोटासियम नाइट्रेट। अब देखो पिंटू कुमार शर्मा जी ने कहा है कि सर जी जब आप हैंड बोर्ड पर हाथ से लिख कर बताते उसी समय यह याद था, एक बार रिकॉल हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसे ही मैं बार बार कहते हैं एकदम एक से दूसरे को जोड़ कर बताते हैं, एक से दूसरे को जोड़कर पढ़ेंगे आप तो जिंदगी भर के लिए याद होगा। एक बार यहां तक ले ले, हमने कहा फिर से सुनिएगा, बेकिंग सोडा से पहले क्या बताए थे, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। अब देखो साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl, यहां पर दो प्रकार का सोडा, यहां तीन प्रकार का सोडा बताया, बेकिंग सोडा, धोबन सोडा, कास्टिक सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम धोबन सोडा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। यदि 10H2O नहीं रहेगा तो सोडा एस हो जाएगा, 10H2O नहीं रहेगा तो सोडा एस हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका प्रयोग कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने के लिए किया जाता है, जिसे कठोर साबुन कहते हैं, हार्ड सोप कहते हैं। और वहीं पर बताए थे पोटासियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक पोटास कहा जाता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक पोटास कहा जाता है, जिसका प्रयोग नहाने वाला बाथ सोप बनाने, बाथ सोप क्या होता है, मुलायम साबुन होता है। अब देखो बाबू क्वेश्चन पूछता है कि चिली साल्ट पीटर और साल्ट पीटर, केवल साल्ट पीटर रहेगा तो पोटासियम नाइट्रेट, और चिली साल्ट पीटर होगा तो चिली साल्ट पीटर क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 चिली साल्ट पीटर, KNO3 केवल साल्ट पीटर। सुहागा को कहते बोरेक्स, Na2B4O7 इंटू 10H2O, Na2B4O7 इंटू 10H2O, इसे क्या कहते बोरेक्स कहा जाता है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। अब देखो क्वेश्चन फिर पूछेगा, बड़ी सुंदर टॉपिक है, यहां पर कई चीज एक साथ यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर देखेंगे सभी सल्फेट को मैंने एक साथ लिखा है, यहां भी सल्फेट, 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 यहां भी सल्फेट। अब यह सारा सल्फेट को आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन इससे लगातार पूछता है, बहुत अच्छी बात, एक क्वेश्चन इससे लगातार पूछता माही जी। अब ध्यान से सुनिएगा नीरज बाबू, बढ़िया बढ़िया से सुनिएगा, यहां सारा सल्फेट को 1 2 3 4 5 6 7 को याद रखेंगे या 6 को याद रखेंगे, बड़ी सुंदर चीज है। अब देखो एक एक चीज को याद करना है। पहला लेते हैं ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या है, Na2SO4 इंटू 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O। अब क्वेश्चन पूछेगा यहां पर हरा कशिश फेरस सल्फेट, फेरस में 7 है, याद रखेंगे फेरस में कितना है, 7 है, FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O फेरस सल्फेट हरा कशिश। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा नीला कशिश कॉपर सल्फेट में 5 गो H2O है, CuSO4 इंटू 5H2O। सफेद कशिश क्या है भाई, जिंक सल्फेट, इसमें 7H2O है, ZnSO4 इंटू 7H2O। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट मतलब इप्सम साल्ट, इसमें भी 7H2O है, MgSO4 इंटू 7H2O। कॉपर सल्फेट में 2H2O है, मतलब 2 ही H2O है, ध्यान सुनिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। लेकिन यदि 2H2O नहीं रहेगा, हाफ H2O रहेगा तो POP का सूत्र हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 प्रकार का सूत्र बनता है, एक प्रकार का सूत्र क्या बनता है,
तो 2CaSO4 इंटू H2O या इसे ही कहते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब एक बार जल्दी से हमने जो चर्चा किया है उसको जितने भी नीला थोथा हो यहां पर लिखते हैं। कॉपर सल्फेट, एक बार इसको आप लोग लिख के याद रखें। कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट को और क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब जरा सा चलते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या बताए थे, CuSO4 इंटू 5H2O। फेरस का क्या बताए थे, FeSO4 इंटू 7H2O। जिंक का क्या बताए थे, ZnSO4 इंटू 7H2O। मैग्नीशियम का MgSO4 इंटू 7H2O। कैल्शियम का CaSO4 इंटू 2H2O। सोडियम सल्फेट का Na2SO4 इंटू 7H2O। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। यहां पर सोडियम सल्फेट है, यहां पर ले ले। यहां पर एक बार जल्दी से, सोडियम सल्फेट हो ग्लोबल साल्ट हो, सोडियम सल्फेट में 7 नहीं 10H2O याद रखेंगे, 10H2O याद रखें। फिर से ले, सोडियम सल्फेट है Na2SO4 इंटू 10H2O, हरा कशिश है, इप्सम साल्ट है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब देखो इससे क्वेश्चन पूछता है, बड़ी क्वेश्चन पूछता है, हाइपो क्या है, तो हाइपो का रासायनिक नाम पूछ देता है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फॉर्मूला क्या है, सोडियम थायोसल्फेट का Na2H2O3, Na2H2O3 इंटू 5H2O। अगला बनता लाल दवा, रेड मेडिसिन, पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटासियम कास्टिक पोटास, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटासियम नाइट्रेट को ही कहते हैं सोरा या नाइटर कहा जाता है। सोरा या नाइटर का फॉर्मूला क्या है, KNO3। यहीं पर हमने कहा था यदि NaNO3 रहता तो चिली साल्टपीटर, NaNO3 रहता तो चिली साल्टपीटर, NaNO3 रहता तो चिली साल्टपीटर, और KNO3 है तो साल्टपीटर। साल्टपीटर को ही कहते हैं पोटासियम नाइट्रेट, जिसका व्यापारिक नाम सोरा या नाइटर होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। अब देखो अरविंद कुमार जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, चलिए ये तो गलत बात है। अभी क्लास में जितने भी लोग हैं सबको आवाज आ रही है। अरविंद बाबू जरा सा आप अपने मोबाइल को ही चेक कर लेंगे। विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसे क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, CaOCl2। अब देखो चूने का पानी, इसे क्या कहते हैं, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, इसे क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे CaOH का होल 2, CaOH का होल 2s को बुझा हुआ चूना या भाखरा चूना या चूने का पानी कहा जाता है। गांव सब में देखे होंगे चूने को चूने से पोताई किया जाता है, तो चूने से पोताई करने के लिए पानी में चूना को मिला दिया जाता है और चूना खोलकर जब शांत हो जाता है तो उसको मिलाकर पेस्ट बनाकर उसको पोताई किया जाता है। तो वह क्या है, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना या भाखरा चूना। लेकिन जब तक उसमें पानी नहीं मिला हुआ उसे कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। चूना बिना बुझा हुआ चूना को ही क्या कहते हैं, कली चूना। क्या कहते हैं भाई, कली चूना। चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। अब देखो चूने का पत्थर, चूना का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl
लाफिंग गैस का सूत्र पूछता है नाइट्रस ऑक्साइड, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। लाफिंग गैस की खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया, जिन्होंने अमोनिया की भी खोज किया, जिन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज किया था। अब देखो यह लाफिंग गैस एक ऐसा गैस है जिसका हल्का सा यदि लेते हैं, स्मेल लेते हैं तो हम लोग में हंसी आ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा लेते हैं तो बेहोशी हो जाता है। यही कारण है डॉक्टर के द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में केसियल गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, लाफिंग गैस का प्रयोग डॉक्टर निश्चेतक गैस के रूप में भी करता है, बहुत ज्यादा दे देता है तो निश्चेतक गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब चलते हैं, अब देखो भाई और कुछ यहां पर लिखा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक एक बार दो बार इसको बढ़िया से पढ़ते रहना है। हो गया। अब देखो क्वेश्चन पूछता है, उस पर ध्यान देना है। लिथार्ज क्या है? लिथार्ज को क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड, पीबीओ कहा जाता है। लेड ऑक्साइड पीबीओ, जिसे लिथार्ज कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा गैलेना क्या है भाई? तो गैलेना, नीरज कुमार पासवान जी ध्यान से सुनिएगा, गैलेना क्या है? तो लेड सल्फाइड है। लेड सल्फाइड को क्या कहते हैं? लेड सल्फाइड को क्या कहते हैं भाई? ध्यान से सुनिएगा, लेड सल्फाइड को पीबीएस कहा जाता है। नमक का अम्ल यही है नमकाम्ल, जिसे HCl कहा जाता है। अब HCl का पीएच मान, HCl का पीएच मान कितना होता है? 0.5 से लेकर 1.5 तक। स्ट्रॉन्ग एसिड था, अमाशय से निकलता है, लेकिन अमाशय को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, क्योंकि म्यूकस ग्रंथि, म्यूकस झिल्ली पाई जाती है जो HCl के प्रभाव से अमाशय को ब्रेक लेता है। HCl के प्रभाव से अमाशय को क्या करता है? ब्रेक लेता है। अब सोरे का अम्ल, इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका यदि 3 अंश, इसका यदि 1 अंश मिलाएंगे तो क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है, अम्लराज बनता है। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, HCl का 3 अनुपात और HNO3 का 1 अनुपात मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक्वारेजिया बनेगा, अम्लराज बनता है। हम लोग कहते हैं कि सोना पर, गोल्ड पर एसिड, बेस और साल्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गोल्ड को एक्वारेजिया में डालेंगे तो पूरी तरह से घुल जाता है, क्लोरोओरिक एसिड बना लेता है। क्लियर। अब जहां पर देखो नम्लकाम्ल को ही और क्या कहते हैं? म्यूटेरिक एसिड। नम्लकाम्ल को ही क्या कहते हैं? म्यूटेरिक एसिड, HCl कहते हैं। बॉक्साइड, बॉक्साइड को एल्युमिनियम का प्रमुख यौगिक है, प्रमुख अयस्क है, Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O। हाइड्रेट एल्यूमिना कहा जाता है, हाइड्रेट एल्यूमिना। शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हॉर्न सिल्वर, जिसे सिल्वर क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, हॉर्न सिल्वर को क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। इसे ही सिल्वर ग्लांस कहा जाता है। क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर को सिल्वर ग्लांस, AgCl कहा जाता है। लूनर कास्टिक होगा, ध्यान से सुनिएगा, सिल्वर नाइट्रेट। इसी लूनर कास्टिक का उपयोग इलेक्शन के समय नाखून पर लगाए जाने वाले इंक के रूप में किया जाता है, AgNO3। इसे क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कास्टिक कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। पारा को ध्यान से सुनिएगा, पारा धातु के साथ मिश्रण बना लेता है, जिसे सरंध कहा जाता है। क्या कहते हैं? अमलगम, अमलगम। लेकिन कुछ ऐसे धातु है जिसके साथ पारा अमलगम नहीं बनाता है, जैसे लोहा है, कांच है, टंगस्टन है, प्लेटिनम है। अतः पारा को या मरकरी को रखने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, हाँ सब याद करना है रोहित पुष्पम जी, बाबू सब कुछ याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि कैलोमल क्या है? तो कैलोमल मर्क्यूरी क्लोराइड है। कैलोमल क्या है? मर्क्यूरी क्लोराइड, Hg2Cl2, Hg2Cl2। कोरिसिव सप्लीमेंट क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड है। यह सब बताएंगे धातु और अधातु के यौगिक में भी। और वर्मिलियन क्या है? तो वर्मिलियन मर्क्यूरिक सल्फाइड है, इसे ही सिंदूर कहा जाता है। वर्मिलियन को ही क्या कहते हैं? सिंदूर कहा जाता है। वर्मिलियन को क्या कहें? सिंदूर। सिंदूर का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है भाई? HGS है,
मर्क्यूरिक सल्फाइड है। भारी जल बता चुके थे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल में क्या पाया जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम होगा तो ड्यूटेरियम का ही प्रयोग किया गया। सिलिका, जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहा जाता है, SiO2 कहा जाता है, हमारे पृथ्वी में यह ऑक्सीजन के बाद, पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। अब देखो, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे कार्बोरेंडम कहा जाता है, इसे ही कृत्रिम हीरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम हीरा कहा जाता है। यह सब आगे टॉपिक जब हम लोग धातु अधातु के यौगिक में चर्चा करेंगे वहां भी बताएंगे। कृत्रिम हीरा कहा जाता है। मार्स गैस को क्या कहते हैं? तो मार्स गैस को मीथेन कहा जाता है। रोहित, पुष्पम, ये सभी महत्वपूर्ण है, एक भी को मिस नहीं करेंगे, सभी से क्वेश्चन पूछता है। जितने महत्वपूर्ण है उतना ही हम बताए हैं, अतः इसमें छक्का छाट का प्रयास नहीं करेंगे, सभी महत्वपूर्ण है, सभी से क्वेश्चन पूछता है। राहुल दरभंगिया, VBI टिक लगवा दीजिएगा बेटवा, सभी VBI है। गैमेक्सिन क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन का फार्मूला C6H6Cl6। हम लोग डायरेक्ट बेंजीन लेते हैं तो क्या कह देते हैं? बेंजीन जी लेते हैं तो C6H6 कहते हैं, फार्मूला बना लेते हैं। चारों तरफ 6 को कार्बन जोड़ दिए और एक तरफ एकांतर रूप से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दिए और सब में हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो हाइड्रोजन भी 6 गो हो गया, कार्बन भी 6 गो हो गया और सबकी वैलेंसी भी प्राप्त कर दिया। लेकिन गैमेक्सिन लेते हैं तो गैमेक्सिन में कहते हैं यहाँ 6 कार्बन तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है लेकिन सब सिंगल बॉन्ड से। क्या हो गया? गैमेक्सिन C6H6 और Cl6, C6H6 और Cl6, C6H6 और Cl6, इतना। अब इसमें कभी कभी जब हम लोग गौतम गोविंदा जी जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की चर्चा करेंगे या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की चर्चा करेंगे तो इसमें सब है सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या है? सब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड की संख्या इसमें कितना है? तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 12 6 18। 18 को क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसमें क्या है? तो 12 गो सिंगल बॉन्ड है और 3 गो है पाई बॉन्ड, 3 गो है डबल बॉन्ड, 3 गो है डबल बॉन्ड और 12 गो है सिंगल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, 3 गो तो हो गया। तो यहां पर 6, यदि क्वेश्चन पूछेगा इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है और पाई बॉन्ड की संख्या, तो पाई बॉन्ड की संख्या 3 है, 12 गो है सिग्मा बॉन्ड। इसमें जहां सिंगल है वहां सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल है वहां सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर? अब लास्ट कर ले तब हम लोग हिस्ट्री का तो क्लास हो जाएगा, हिस्ट्री का भी क्लास है चूंकि। अब देखो यहां पर फास्जीन है, फास्जीन को कार्बोनिल क्लोराइड कहा जाता है, COCl2 कहा जाता है। कार्बोनिक एसिड फिनॉल कहा जाता है, फिनॉल का फॉर्मूला याद रखेंगे तो क्या? C6H5OH। अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल, जिसका प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है, लेकिन जहरीली शराब बनाने में। अब देखो अंकित जी ने पूछा है, अंकित जी ने बताया है, ध्यान से सुनिएगा कि गुरुजी बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब उनका क्वेश्चन को बता देते हैं लास्ट में। यहां पर चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन 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 है, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, सब जहां जहां सिंगल डबल है वहां पर सिग्मा तो होगा ही। कितना हो जाएगा? जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो 3 गो है, 1 2 और 3। क्लियर हो गया? तो 12 3 15। अब देखो बाबू लक्ष्मी जी, क्लियर हो गया?
चलिए बहुत अच्छी बात। स्टार्च, स्टार्च में भी याद रखेंगे, स्टार्च को कहते हैं, ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है। और हम लोग कहते हैं कैप्सूल का जो कवर होता है इसी स्टार्च का बना होता है। यूरिया प्रयोगशाला में निर्मित पहला संश्लेषित रसायन क्या है? यूरिया है। क्लोरोफॉर्म है, ट्राइक्लोरोमीथेन है, आइडोफॉर्म है और आइडोफॉर्म टेट्राआइडोमीथेन। उसके बाद कुछ और इसमें याद रखेंगे। इसमें फिटकरी क्वेश्चन पूछता है, अम्लराज क्वेश्चन पूछता है, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, विनेगर, सिरका और फ्रियोन से क्वेश्चन पूछता है। एक बार कल भी हम लोग बता देंगे। कल का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, जितने भी रेलवे से स्टूडेंट हैं, रेलवे वाले 4 बजे से आएंगे। 4 बजे से आप लोगों का पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा और तब जाकर इस टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक में परमाणु संरचना की चर्चा होगा। 5 मिनट से 6:15 हो रही है। 6:20 में हम लोग हिस्ट्री वाले टॉपिक में आते हैं, हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच, जिसमें राजपूत काल की चर्चा करते हैं। क्लियर? तो फिर हम लोग मिलते हैं राजपूत काल और टेस्ट सीरीज वाले टॉपिक में। तब तक के लिए एक बार 2 बार इस टॉपिक को जरूर रिवीजन करेंगे, लिख कर याद करेंगे, बहुत ही याद हो जाएगा। MK यादव जी, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोई काट छाट करने की आवश्यकता नहीं है, जो है वो काटा छाटा चीज ही रखा गया है। क्लियर? फिर मिलते हैं फाउंडेशन बैच हिस्ट्री में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।